हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित या हिंदी व्याकरण का हम सेट लेकर के आए हैं। हिंदी से 25 प्रश्न आएंगे, तो आइए हम इस सेट को करते हैं और हमारा ये टारगेट रहे कि 25 में 25 प्रश्न हमें सही उत्तर करके आएँ एग्जाम में, ताकि सरकारी कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सके। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, यानी इनमें से किस अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जी हाँ, तो जब हम लोग ये जितने भी हिंदी के जो वर्ण हैं क ख ग घ से लेकर के चाहे वो स्वर व्यंजन, तो इसमें क ख ग घ ये सारे जितने भी वर्ण हैं ये सभी जो है कंठ से निकलने वाले उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, अर्थात कंठ ध्वनियाँ में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क ख जो है ये कंठ ध्वनियाँ वाले वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन। दूसरा नंबर सवाल है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। जी हाँ, स्थान के आधार पर इनमें से जो मूर्धन्य व्यंजन हैं वो कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है प और फ जो है यह मूर्धन्य व्यंजन के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण के कौन से हैं, तो अल्प प्राण वर्ण के जो ये हैं वो फ और भ वर्ण जो है ये अल्पप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा का भी ऑप्शन नंबर डी सब। सवाल नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि नासिक के व्यंजन जो हैं वो या फिर अंग, ये सारे जो है नासिक के व्यंजन के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर पाँचवा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित वर्णमाला में से आयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो याद रखिएगा, आयोग वाह वर्ण वैसे वर्ण को कहेंगे जिसपे अनुस्वार हो या फिर विसर्ग हो, और ये आयोग वाह वर्ण जो है ना ही ये स्वर वर्ण कहलाते हैं, नहीं यह व्यंजन वर्ण कहलाता है, लेकिन आयोग वाह वर्ण जो है इसकी खासियत ये कि यह स्वर वर्ण के अंत में लगता है, अर्थात हम लोग डी ऑप्शन सही उत्तर के रूप में जानेंगे कि अंग और अ, ये अनुस्वार और विसर्ग को आयोग वाह के रूप में जाना जाता है। अंग और अ जो है ये आयोग वाह वर्ण के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर छठा है। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारा अपडेट सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही साथ आप ये आने वाले परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट्स होगा वो आप तक पहुँचेगा। वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर छठा है कि श, स और ह में कौन व्यंजन कहलाते हैं। ये सारे जो चार प्रमुख जो व्यंजन है ये श, स और ह, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये स्पर्शी व्यंजन है, यानी इनके उच्चारण में हमें स्पर्श के ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग जानते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि के रूप में जानते हैं, यानी दो वर्ण आपस में जैसे अ मिल करके आ का, उसी प्रकार से ए मिल के अ का, तो ये सारे जो अलग दो वर्णों का उत्पन्न विकार है यह संधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल की संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग इसे डिटेल्स में अभी देखेंगे। 3 प्रकार के संधि कौन कौन से हैं, तो एक स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, और तीसरा जो है विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर वर्ण का अगर आपस में मेल हो तो उसे स्वर संधि के रूप में जाना जाता है। स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि के रूप में जाना जाता है। और एक स्वर या एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन, जी याद रखिएगा,
एक स्वर और एक व्यंजन या फिर दोनों व्यंजन के जो मतलब संबंध से विकार उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि के रूप में जानते हैं। और फिर तीसरा एक संधि का प्रकार है जिसे हम लोग विसर्ग संधि के रूप में जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि संधि के 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। सवाल नंबर 9वां है हमारे स्क्रीन पर कि सदैव में प्रयुक्त कौन सी संधि है। जी हाँ, तो सदैव में प्रयुक्त किस प्रकार की संधि है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये ध्यान से देखें तो द हलन प्लस ए, सदैव में सदा प्लस ए सदैव बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये व्यंजन संधि के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि एक में जो है व्यंजन और एक स्वर के मेल से जो है इस प्रकार की संधि बन रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। यानी इत्यादि शब्द जो है अगर हम लोग इसको विच्छेद करें, अलग अलग करें, जिन 2 वर्णों का विकार है उस विकार को हम लोग हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन नंबर ए इत प्लस यादि इत्यादि के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इत प्लस या दी मिल करके। सवाल नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो निरर्थक शब्द को अगर हम लोग इसको विच्छेदित करें, अलग अलग में जो विकार से उत्पन्न शब्द है उसे हम अलग अलग करें, तो निरर्थक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नीरा प्लस अर्थक, यहाँ विसर्ग संधि के रूप में जाना जाएगा। नीरा विसर्ग है प्लस अ यहाँ मिलकर के निरर्थक बना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका संधि का जो तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि उसका उदाहरण है। या नीरा प्लस अर्थक निरर्थक जो है संधि विच्छेद हो गया इसका। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर कि परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो परोपकार में जो संधि प्रयुक्त किया गया है विसर्ग है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर यन संधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि परोपकार शब्द में जो है यह गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। यानी किन शब्दों में जो है स्वर संधि का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर दिग प्लस गज, दिग्गज में जो है ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दिग प्लस गज, दिग्गज जो है यह एक स्वर संधि का उदाहरण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पीछे जो हम लोग संधि की परिभाषा पढ़ रहे थे तो संधि में क्या था कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि के रूप में जाना जाता था। अब क्या है, वर्ण की जगह पर यहाँ शब्द आ गया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो मिल करके सार्थक शब्द बनते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे जानते हैं समास के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का जो समूह है वह समास कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है संक्षेप करना यानी छोटा करना। 2 या 2 से अधिक ये शब्दों के समूह को हम लोग क्या करते हैं कि छोटा करके एक शब्द में जो है उसका ये बनाते हैं, तो वो समास के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार संधि का विच्छेद होता है उसी प्रकार समासिक शब्दों का जो है विग्रह होता है, यानी उसे हम लोग फैलाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है संक्षेप हो गया। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी हो तो उसे किस समास के रूप में जाना जाता है। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी होता हो वैसे समास को जो है तत्पुरुष समास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 16 का सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। सवाल नंबर 17 है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वह समास किस रूप में जाना जाता है। जी हाँ, तो 17वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 17वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह जो है क्या जाना जाता है, द्वंद्व समास के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में
कौन सा समास है? तो इस 18वां नंबर शब्द का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यहाँ जो है क्रमधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे स्क्रीन पर है 19वां कि देशांतर में कौन सा समास है? जी हाँ, 19वां नंबर का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि देशांतर शब्द में जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कि त्रिभुवन जो है यह बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी अमृत शब्द के लिए इनमें से कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है? तो इस 22वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आम जो है अमृत शब्द का अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो मधुप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका मधु जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। सवाल है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वह है रत्न गर्भा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्न गर्भा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द है वह है विभाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोग जो है हिंदी के प्रश्न को कवर कर रहे हैं, इसके आगे जो है हम लोग विज्ञान सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। इससे लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सवाल है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है? तो 24वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सारंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है। नेक्स्ट है कि भुंजंग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो भुंजंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कौन है? वह है ऑप्शन नंबर सी सर्प। सर्प इसीलिए जो है कवि ने कहा है कि क्षमा सौंपती उस भुंजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। यानी अगर जो है भुंजंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो भुंजंग जो है वो सर्प यानी सांप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 25 हिंदी के प्रश्नों को अभी हम कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।